गुजरात अहमदाबाद में चुनाव का माहौल अब आर पार हो गया है, जिसमें कांग्रेस के दरियापुर काजीपुर विधानसभा के उम्मीदवार श्री जासुद्दीन शेख और अकबर भट्टी के नेतृत्व में जाहिर सभा हुई। इसमें काफी लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस बहुत ही भारी मतों से जीतने वाली है। गुजरात में इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जो चुनाव होने वाला है, जिसमें गुजरात की 89 सीटों पर होगा। इसके पहले चरण का चुनाव प्रचार 29 नवंबर शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार रोक दिया गया है। अहमदाबाद और आसपास के विस्तार में चुनाव 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को चुनावी परिणाम जाहिर होगा। देखना खास ये होगा कि कांटों भरी टक्कर में कौन बाजी मारता है। जो है अपनी डिपॉजिट यहाँ से उनकी भी जाएगी। और आप पार्टी का तो ये मामला है कि एक वक्त ऐसा था कि इन्होंने एक गब्बारे में हवा भरी गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो एजेंसी इन्होंने हायर की थी सोशल मीडिया से ऐसा हुआ खड़ा करने की कोशिश की थी कि केजरीवाल तीसरे खिलाड़ी के तौर पे गुजरात में आए हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, ऐसे ही इनकी जो हवा थी वो निकल चुकी है। और MIM तो कहीं पर भी एक भी सीट नहीं जीतेगी, ना आप जीतेगी। गुजरात की तासीर रही है कि हमेशा जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भाजपा के दरमियान ही रही है। लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से जो नाकामयाबी रही भाजपा की, उसके साथ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेकारी, इन मुद्दों को लेकर के जनता बहुत आक्रोशित है। पूरे गुजरात का ये माहौल है, अंडर करंट है। जनता खामोश से कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की सभाएं फैल हो रही है, वहाँ पर जिस तरीके से लोग आज बात कर रहे हैं, भाजपा के लोग, कि जिस तरीके से वो धार्मिक उन्माद जगाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जब भी चुनाव हारने लगते हैं उस वक्त में ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब गुजरात का हिंदू समाज भी समझ चुका है और इस मरतबा 125 सीट लेकर के कांग्रेस इंशाल्लाह गुजरात में गवर्नमेंट बनाएगी। भाजपा का जो भगवा है वो उतरेगा और तिरंगा कांग्रेस का लहराएगा। अच्छा, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हुई है गुजरात दंगों को लेकर के, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक आतंकवाद रहा है, इनका कैसे काउंटर करेंगे? काउंटर में आप देखो कि किसी ने भी इनकी बकवास के सामने अपनी ज़बान को खोला नहीं है। कोई यही चाह रहा है कि कुछ ऐसी कोई बात हो जाए जिससे पूरे चुनाव को जो है हम ध्रुवीकरण कर दें। लेकिन आवाम भी समझ चुकी है और हम विपक्ष में बैठे हुए लोग भी समझ चुके हैं कि ये जो कर रहे हैं, ये चुनाव के मद्देनज़र कर रहे हैं। और जब आवाम हमें साथ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तय किया था कि इस मरतबा लो प्रोफाइल चुनाव लड़ना है, डोर टू डोर जाना है, लोगों के घरों में जाके चारपाई पे बैठना है, जो लोगों की झुग्गी झुपड़ी में चादर बिछा के बैठना है, और बहुत बड़ी रैलियां और बहुत बड़ी मीटिंग नहीं करनी है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की जो रणनीति थी वो रणनीति सफल हो रही है और इस मरतबा 27 साल का जो वनवास था वो कांग्रेस का ख़त्म होगा और इंशाल्लाह गुजरात में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल है, ये जो ओवैसी की पार्टी जो आई है अपनी क़यादत को नारा देती है, क्या है अपनी क़यादत, इसे आप ही बता दीजिए। मैं तो पहले भी कहा है कि क़यादत बढ़ाने नहीं, ये क़यादत को ख़त्म करने आए हैं। जिस दिन से हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद मुस्लिम समाज की जो सिचुएशन, जो परिस्थिति पैदा हुई हिंदुस्तान में, वो मुस्लिम हिंदू समाज के साथ सहकार से अगर न चले तो ना वो समाजी तरीके से, ना सियासी तरीके से, ना आर्थिक तरीके से वो कभी भी पगवर नहीं हो सकता है। उस वक्त में चिल्ला के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने की बात को बताया था कि रोको मत करो ये। और आज जब उस वक्त में 30-35% की आबादी थी, जब आज आबादी 15% की है, और ऐसे वक्त में ऐसी बातें करना, मैं मानता हूँ कि विभाजन की राजनीति है। ये क़यादत खड़ी नहीं, क़यादत को ख़त्म करने आए। आपको मैं बताऊँ कि मेरी विधानसभा 40% मुस्लिम, 60% हिंदू, 20,000 हिंदू वोट मिलता है तो मैं जीतता हूँ। अगर वो ना मिले, मेरा समाज मुझे देगा ही, समर्थन करता है, उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर वो ना दे, तो अगर हिंदू समाज से नहीं हो तो मैं जीत नहीं सकता। वहाँ का नेक किसी ऐसी है कि जहाँ पे कम से कम 30 से 35 हज़ार वोट अगर गैर मुस्लिम भाइयों को अगर आप नहीं लाते हैं तो जीत नहीं पाते हो। एक जमालपुर वाहिद सीट ऐसी है गुजरात में जो 65% की है, जिसमें हम अगर हमारे बलबूते पे अकेले भी लड़े तो हम जीत सकते हैं। लेकिन वहाँ भी हमने देखा, जब 2012 में यही साबिर काबलीवाला, यही भूषण भट्ट और समीर खान के सामने खड़े हुए थे, वोटों में विभाजन हुआ था। आज़ादी के 70 साल के बाद, बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि आज़ादी के 70 साल के बाद पहली मरतबा जमालपुर खाड़िया में भाजपा का भगवा लहराया था। ये लॉजिक जो था, समाज को 1.5 साल से हम हैं, हमारे साथी इशाक भाई, दूसरे से ऑर्डर से, सबने मिलकर के समाज को समझाने की कोशिश की है कि समझना पड़ेगा कि हम अकेले राजनीति
नहीं कर सकते। सेक्युलर हिंदू समाज के साथ खड़े रहना चाहिए। और सब जो कुछ कट्टरवादी आरएसएस और भाजपा के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो। बाकी कभी भी कोई भी परेशानी हुई है, ये दुख के दिन आए, तकलीफ आई है, उस में कहा है कि बीजेपी वाले हैं वो गुंडों को बुला के और जो कांग्रेस के जो वोटर है उन्हें डरा रहे, धमका रहे, इस विषय में आप लोग क्या कहें? बिल्कुल मैंने कहा है और आज भी मैंने कंप्लेन की माधुपुरा पुलिस स्टेशन में। जो पूर्व विधायक है भाजपा का भवन भरवाड़, उसका लड़का जो था वो हिंदू विस्तार में आके लोगों को डरा रहा था। यानी चुनाव हार रहे, इन्होंने गुनहगारों को पैरोल पर भी छोड़ा है और पूरे गुजरात में ये एक ही जगह पर नहीं, सभी जगह पे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब आवाम खिलाफ होती है तो तुम कितना भी कर लो वो बुमरेंग साबित होता है। और आज इनके लिए बुमरेंग साबित हो रहा है कि हिंदू समाज के अंदर ये वो लोग बोल रहे हैं कि गांधी और सरदार का देश है। ये यहाँ पर ये कभी ऐसी हिंसा वाली राजनीति हुई नहीं है। ये भाजपा क्यों गुंडाई पे उतर आई है, लेकिन इनका असली चेहरा तो लोगों के सामने आ गया है। और हमने पहले भी कंप्लेन की है, आज भी कंप्लेन की है और हम ये आपके माध्यम से गुनहगारों को भी कहना चाहते हैं कि 5 तारीख के बाद 8 को जब रिजल्ट आएंगे तुम्हारे आका गुजरात में नहीं होंगे, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। हम भी लिख कर रख रहे हैं, हम भी बराबर ध्यान में बनाया है। आप लोगों को जो फिर बाद में भुगतना पड़ेगा उसकी तैयारी लेकर के समझ के चलना, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, 2 करोड़ रुपए आपसे मांगे गए, किसने कोई उम्मीदवार है, किसने मांगे बैठने? ये जो आप पार्टी का उम्मीदवार है इसकी तरफ से एक आया था। हाँ। वो बोले कि आप 2 करोड़ रुपए दो तो मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, हाँ। और MIM के लोग जो है वो तो असदुद्दीन वाला मामला आपको मैंने मेरे उसमें भी कहा कि उलमाओं ने भी बात कही और उलमाओं ने मुझसे कहा कि ये आपकी उलमाओं की बात नहीं मानेंगे तो अमित शाह जी जो कहेंगे वही करेंगे। और आज उनको इतनी बुरी हाल है कि उनकी मीटिंग में लोग काले झंडे बता रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। फिर भी बेशर्मी की तरह वो यहाँ पे बैठे हैं। वो जब तक उनका आका, उनका बॉस, क्योंकि उनकी जो जिसकी गाइडलाइंस आए वो चुनाव हार रहे हैं, उनको अभी भी वो आखिरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके 2, 5, 10 सीटें तो बिगाड़ लें। 13 पे लड़ा के 130 को बिगाड़ने की उनकी लाइन है, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा। आखिरी सवाल है, भारत जोड़ो आंदोलन से क्या हासिल हुआ? भारत जोड़ो आंदोलन देश की वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, RSS की चड्डियों को बिठाया गया, देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति को चलाई गई, वाहिद ये गांधी परिवार है और ये राहुल गांधी है कि जो भारत जोड़ो यात्रा RSS के खिलाफ, देश में जो नफरत की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ है। लोगों को और ख़ास करके मैं माइनॉरिटी के लोगों को भी कहूँगा कि उनको समझना चाहिए इसका मर्म क्या है, क्योंकि आज के जो जितने भी मसाइल है उसका हल ही नफरत को छोड़ने में और भारत को जोड़ने में है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी बहुत बड़े एक नायक बन के देश में उभर के आएंगे। गुजरात से भाजपा की पतन की शुरुआत होगी और 2024 में यही भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को कन्विंस करेंगे कि देश को तोड़ने वाले लोग जो 2014 से बैठे हैं, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने देश को तबाह और बर्बाद किया है, देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया है, अब ऐसे लोगों को जो धार्मिक उन्माद जगाते हैं उनको हराना है और देश में प्यार, मोहब्बत, इखलास, भाईचारे की राजनीति को फिर से शुरू करना है। इसका जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, वो मकसद बहुत नेक मकसद है और सही वक्त में उठाया हुआ सही कदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।